नमस्कार। मुझे खुशी है कि मैं कॉफ़ी विद किरण में हिस्सेदारी कर रहा हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ कि बहुत देर हुई ये आपसे बातचीत करने में। कविता जी ने बहुत पहले कहा था, मेरी व्यस्तताएं कुछ ऐसी रहीं और कविता किरण जी की बात मैं टाल तो सकता नहीं, तो इसलिए बराबर एक तकलीफ ये लगातार बनी रही। तो चलिए किसी बहाने से आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। कविता किरण जी जितनी अच्छी कवित्री हैं उतनी ही प्यारी इंसान हैं और बहुत सारी प्रतिभाएं उनमें, इतनी बड़ी वो कलाकार हैं। लेकिन और मेरे लिए वो इसलिए ऐतिहासिक मात्र रखती हैं कि मेरी पहली फेसबुक मित्र है। मैंने इधर फेसबुक मुझे तो ये सब आता नहीं था, तो मैं किसी ने बनाया मेरा फेसबुक अकाउंट और सबसे पहले कविता किरण जी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो वो मैं भूल नहीं सकता। बहरहाल, लेकिन आज जिस मुद्दे पे बात करनी है वो बहुत मेरे दिल के करीब है और मैंने आज से नहीं, मतलब वो दशकों से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ कि जिसको कहते हैं कि अब एक संदेश जाए कि भाई हम सब ये थोड़ी सी जिंदगी मिली है, उसको कैसे बेहतर तरीके से जी लें, सार्थक तरीके से जी लें। वरना तो अ, करोड़ों इंसान हैं, वो उनसे कई गुना पशु पक्षी और तमाम भरा पड़ा है पूरा संसार। लेकिन मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि एक परिवार, एक कहानी याद आती है। एक परिवार ने हिसाब लगाया तो जो गेहूं वगैरह जो अनाज वनाज है तो वो 11 महीने का बैठ रहा था। कुछ ऐसे कुछ स्थितियां चल रही थी, तो उसको चिंता हुई कि अब 12वें महीने क्या होगा, साल भर का हिसाब किताब वो प्लान कर रहे थे। तो 11 महीने का हिसाब बैठ रहा था। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि चलो अब वो 11 महीने का है तो भूसा मिलाते हैं और गेहूं के साथ और उसकी खाते हैं। और वो सब के सब बीमार पड़े और अ, दुनिया से चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि 11 महीने बाद क्या होता, किसने देखा था इस तरह से, यानी परेशान हो जाना। और इस तरह के, तो वो है तो कहानी, लेकिन बहुत कहीं हमें इस बात के लिए प्रेरित करती कि हम ठीक से योजना बनाए भविष्य की। हमारे भगवान कृष्ण जी तो गीता में कहते हैं, गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत। न वो जो हो गया उसकी चिंता करो, न भविष्य की चिंता करो, जो वर्तमान में जो हो रहा उससे निपटो। अब वो कृष्ण जी ये कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो। ये नहीं कह रहे हैं कि आप योजना मत बनाओ, और तो आप वो ठीक है, योजना भी बनाई जाती है भविष्य के, देश की हो चाहे जहां भी हो, हम व्यक्तिगत जीवन में भी परिवार में भी हो, तो योजना बनाना और एक भविष्य का सपना लेकर चलना वो एक अलग बात है। लेकिन ये भविष्य की चिंता अपने ऊपर डाल लेना और उससे फिर अपना वर्तमान खराब कर लेना, ये कोई उचित बात नहीं है। एक बात और याद आती है कि कहीं एक जूते बनाने वाली कंपनी ने एक द्वीप में 2 सेल्समैन भेजे। तो एक सेल्समैन का संदेशा आया, उसका केबिल आया, उस जमाने में केबिल चलते थे। केबिल आया कि भाई कोई, ये था कि 500-500 जो है जोड़ी जूतों की जिम्मेदारी दोनों लोग उठाओ, 1000 तो बेचो कम से कम। तो पहले ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं बिकने का, कोई वो माल मत भेजिए आप, यहाँ तो लोग जूते पहनते ही नहीं है। वो जो दूसरा सेल्समैन गया था उसका भी केबिल आया। उसने लिखा कि यहां तो इस द्वीप में तो लोग जूते पहनते ही नहीं है, इसलिए 500 क्या, आप डबल भेजो, मेरे को 1000 जो है जोड़ियां भेजो। उसको ये कॉन्फिडेंस था, ये विश्वास था कि वो वहां पर जूतों की महत्ता बताएगा। और चूंकि जूते नहीं पहनते हैं लोग, तो उसके लिए तो एक बड़ा एक अवसर खुल गया। तो यही है, नजरिया हमारा क्या है उस पर सारा कुछ निर्भर करता है। अभी ये कोरोना काल चला, अब लोग घरों में कैद हो गए। अब जब कैद हो गए तो कहाँ, तो एक एक मिनट के लिए तरसते थे। और ये कहीं सुनी बात नहीं, मैं खुद जानता हूँ। सुबह सुबह से निकले तो फिर रात के 11:30 बजे ही लौटना हो पाता था। रोज कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, वो व्याख्यान, ये वो। और सचमुच कितनी चीजें थी अपने, जो मतलब आप वो जो एक कमिटमेंट होता है, एक जिम्मेदारी होती है तो निभानी पड़ती, समाज में आप रहते हैं। लेकिन अपने लिए कि मैं कुछ बैठ के कुछ बेहतर लिख पाऊं, बेहतर सोच पाऊं, और जो मेरे शौक है, गाने का शौक है, तो वो गाना कहीं रिकॉर्ड, मतलब क्या क्या नहीं।
परिवार से इतने सारे लोगों से संपर्क करना, बहुत कुछ, मतलब अपने परिवार में। अब जब रात के 11:30 बजे आप घर लौटेंगे 12 बजे, तो कहाँ बैठक लगेगी, किससे बात करेंगे। तो एक अवसर मिला कि हम सब परिवार एक साथ मिले, बैठे। इसी कोरोना काल में लोगों ने अपने उपन्यास पूरे कर लिए। हमारे परिचित हैं, हंसराज कॉलेज में डॉक्टर रमा हैं, उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण जो है ग्रंथनुमा किताबें लिख डाली। और कितने मैं जानता हूं कि उनके नाटक अधूरे पड़े तो नाटक पूरे कर लिए। तो जिनको करना था, जिनके पास सकारात्मक सोच था, उन्होंने तो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाया है। ये 1-2 लोग नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन सैकड़ों लोग वो भी हैं जिन्होंने अवसाद में आकर के, अकेलेपन से, ऊब के कारण आत्महत्याएं कर ली। तो आत्महत्या करने से क्या हासिल कर लिया भाई? सीधी सी बात है, जीवन मिला है, तरह तरह की चीजें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। अब मुसीबतों का ये है कि आप सोचिए, एक व्यक्ति को, वो लंदन से बैरिस्टर बन के आते हैं, 3 पीस सूट पहनते हैं, सिगार दबाते हैं, चले जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट ली हुई है, बाकायदा वैलिड टिकट ली हुई है, और उनको उनके रंग के कारण, अश्वेत होने के कारण, गाड़ी से बहुत अपमानजनक तरीके से फेंक दिया जाता है, नीचे उतार दिया जाता है। नीचे उतार दिया जाता है तो उनका जीवन बदल जाता है, वो लोगों के दर्द को महसूस कर पाते हैं, और फिर वो पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक महापुरुष बन जाते हैं। वो हैं महात्मा गांधी। अगर वो ट्रेन से नहीं उतार के फेंके गए होते तो बैरिस्ट्री करते, कमाते, खाते, मौज करते रह जाते। कोई नहीं जानता महात्मा गांधी। आज पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में उनकी मूर्तियां हैं, उन पर सैकड़ों देशों के डाक टिकट हैं। उनकी वजह से अफ्रीका में आज वो सब अश्वेत राष्ट्रपति बन रहे हैं। अमेरिका को देखिए, वहां मार्टिन लूथर किंग ने जो संग्राम किया। अभी म्यांमार में आंग सान सूची, कितने 8-9 लोग हैं तो उनको, उनके रास्ते पे चल के नोबेल प्राइज पा चुके हैं। तो वो पूरी दुनिया में एक उनकी धूम है। तो वही है कि एक आप भगवान राम को देख लीजिए, अच्छे भले राज तिलक होने जा रहा था, पता चला कि वनवास मिल गया 14 साल का, हंसी खुशी चले गए। अब अगर वो राज तिलक राजा बन के बैठ जाते तो हजारों राजा हुए इतिहास में, वो भी एक राजा थे। कौन जानता भगवान राम को? तो अब पूरी दुनिया हमारे पूज्य है, भगवान अवतार है, हम मानते हैं। तो उन्होंने 14 साल कितने कष्ट उठाए, और वहां भी चैन नहीं मिला तो सीता जी का अपहरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो वही बात है कि जितने भी महापुरुष हैं, और आप दुनिया का इतिहास देख लीजिए, वो ऐसे ही महापुरुष नहीं बन जाते। ये जो मूर्ति आप पूजते हो ना, तो कितना उसको तराशा जाता है, कितनी छेनी हथौड़ी चलती है। तो वही वाली बात है भाई कि जितना हमें भगवान ने यहाँ भेजा इस धरती पे कुछ करने के लिए, तो कुछ अपना जो है, जो भी योगदान, और ये मत मानिए कि कोई भी अभी तक, मेरा दावा है और मेरा क्या यही सच्चाई है कि आज की तारीख में 850 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में हैं, और इससे पहले करोड़ों लोग आए और करोड़ों लोग आते रहेंगे। लेकिन ईश्वर ने आज तक एक भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं भेजा है जिसके पास कोई न कोई हुनर ना हो। तो हम उस हुनर को पहचाने के बाद हम उस हुनर को नहीं पहचान पाते। मसलन अब अशोक कुमार जी देश के महान अभिनेता, उन्हें थोड़ी पता था कि वो अभिनय कर सकते हैं, वो तो नौकरी पाने गए थे। अभी के ताजा उदाहरण है तो जैकी श्रॉफ को आप सब जानते होंगे, वो अच्छे बड़े बस स्टैंड पे खड़े बस का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो उधर से वो जो निर्माता निकले कोई विज्ञापन के, उनका कोई सारा लाखों रुपए का सेटअप जो है, वो मॉडल जो था वो अचानक बीमार पड़ गया। क्या हुआ, उन्होंने देखा ये बढ़िया नौजवान है, तो उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा पैसा मिलेगा क्या? तो उन्हें पैसा मिलेगा भाई। तो वहां से कहानी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर है, हम उसे पहचाने, उस पर अपने सपने जो है पूरे करें, और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, जो प्रतिभाएं ईश्वर ने दी हैं, उनको कहाँ तक हम आगे ला सकते हैं। तो ऐसा कुछ सोच बनाने की ज़रूरत है। और आप सब, मेरे पास दर्जनों सक्सेस स्टोरी, एक दो नहीं, क्योंकि मेरा काम मीडिया का था, तो इस तरह की मेरे पास स्टोरी, उस तरह कहानियां हैं। कैसे एक व्यक्ति का जो आत्महत्या की सोच रहा है, फिर
जीवन बदल जाता है। एक कहानी सुनी होगी एक बच्चे की, जो वो कील खा जाता था, आलपिन खा जाता था, ये कुछ कागज खा गया और बहुत पिटाई लगती थी, और फिर वो एक दिन आत्महत्या करने चला जाता है रेल की पटरी पर। तो वो रेल देर से आती है, तब तक उसे खोज लिया। वो बैठे बैठे सोचता है कि यहाँ तो इतना सारा लोहा ही लोहा पड़ा है और ये तो नट बोल्ट पड़े हैं, तो वहीं से वो नट बोल्ट खोलना शुरू करता है। और इधर वो करीब घंटे डेढ़ घंटे में खोजते खोजते उसके माता पिता, माता तो नहीं, पिता चाचा वगैरह आके उसको ले जाते हैं, और वो फिर पूरी दुनिया में कितने देशों में गया सेलिब्रिटी बन के। वो यही शो करता था कि वो ट्यूबलाइट खा रहा है और वो बल्ब तोड़ के खा रहा है। टेलीविजन मैंने उसका इंटरव्यू देखा, तो कहने का मतलब ये कि वो अगर ट्रेन आ जाती, कट के मर जाता, तो कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वही व्यक्ति सेलिब्रिटी बन गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, नहीं कामयाब हुआ, फिर वो पता नहीं कहां से कहां पहुंचे, या जिन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज्यादा बचाना मुश्किल, लेकिन 95% लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि अवसाद से वो क्षण कहीं से बाहर आ जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अवसाद को पास मत फटकने दीजिए। एक चीज होती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन बड़ी अच्छी चीज है, फ्रस्ट्रेशन गधे को कहाँ होता है फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन मतलब ठीक है, आपको कुछ बेहतर करने की सोचिए। आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी प्रतिभा के अनुकूल नहीं, तो ठीक है आगे बढ़िए, वो तो फ्रस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अवसाद में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए खतरनाक है, परिवार के लिए खतरनाक है। आपका जीवन आपका नहीं है, ईश्वर ने आपको भेजा है, परिवार की जिम्मेदारी है, आप देश की एक अमानत है। तो वो कहीं इस तरह से सोच बनाइए और एक नया नजरिया लेकर के जिंदगी में आगे बढ़िए। और मैंने तो इस पे बहुत कुछ लिखा है और लगातार लिखता रहा हूं। बहरहाल सिर्फ एक मुक्तक से काम चलाता हूं कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं, और वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। तो बस अपने जीवन में भी मुस्कान भरिए, आसपास के लोगों में मुस्कान भरिए, अपने जीवन को कामयाब बनाइए। परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आपको हर पल कामयाबी मिले, इसी कामना के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कविता किरण जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार।